जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 14। आज के लेक्चर के एज यूजुअल दो पार्ट्स होंगे। पार्ट ए में हम होम असाइनमेंट और पास्ट पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और पार्ट बी में हम नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। आज का कंसेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम कंसेप्ट है। इसमें मल्टीपल छोटे छोटे कंसेप्ट आप सीखेंगे, इसलिए अटेंटिव होकर सुनिएगा। पार्ट बी, पार्ट ए होम असाइनमेंट। कितने स्टूडेंट्स ने होम असाइनमेंट की है? शाबाश। चलिए, होम असाइनमेंट में कोई ना कोई करते हुए क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, या शायद क्वेश्चन समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सवाल कि शायद अगर ये इस तरह होता तो फिर क्या होता, उस तरह होता तो फिर क्या होता। तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिड क्लास में अगर मेरी आवाज़ ठीक जा रही है तो एक दफ़ा हाथ उठा दीजिए। शाबाश, बेहतरीन। चलिए 30 हमने कल कहाँ तक क्वेश्चन 31 डिस्कस कर लिए थे। 31A आपके सामने है। कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स। इन एग्रीमेंट्स की वैलिडिटी पे कमेंट करना है। जब एग्जाम में ये रिक्वायरमेंट होती है कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स, इसका मतलब क्या होता है? वो क्या कह रहा है? क्या मतलब होता है इसका कि बताओ ये एग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड है या वॉइडेबल है। अच्छा, हमने सिर्फ उसको डिसीजन देना होता है कि उसकी रीजनिंग भी देनी होती है। शाबाश। तो आपने मुझे दो चीज़ें बतानी है हर पार्ट में। एक, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड या वॉइडेबल, और दूसरा उसकी रीजन क्यों। पार्ट ए, आबिद, बकर एंड फरहान एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ द डिवीजन अमंग देम ऑफ गेन्स एक्वायर्ड आर टू बी एक्वायर्ड बाय देम बाय फ्रॉड। पहले बताइए पावरफुल वर्ड कौन सा है इसमें? फ्रॉड। उसको अंडरलाइन कीजिए। पावरफुल वर्ड डिसाइड करता है कि हमने अपने सोल्यूशन में क्या लिखना है। तो बताइए क्या एग्रीमेंट वैलिड है? एग्रीमेंट वैलिड नहीं, क्या है? वॉइड है। किस वजह से है? फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की वजह, इलीगल है ये। ठीक है, चूंकि फ्रॉडुलेंट है इसलिए ये इलीगल है, वॉइड। डिसीजन क्या हुआ हमारा? वॉइड एग्रीमेंट। रीजन क्या हुई? फ्रॉडुलेंट कह दें या इलीगल कह दें या दोनों कह दें। ए में कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्ट बी, अमीर प्रोमिसेस टू ऑब्टेन फॉर बाबर एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस एंड बाबर प्रोमिसेस टू पे ₹10 million टू अमीर। इसमें सबसे अहम लफ्ज क्या है? पावर वर्ड क्या है? पब्लिक सर्विस। शाबाश, पब्लिक सर्विस को अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट पोजीशंस होती हैं ये अमानत होती हैं ना। ठीक है, अगर इन पैसे लेके फैसले किए जाएं किसी भी सरकारी पोजीशन पे तो वो रिश्वत है, और रिश्वत जुर्म है। तो बताइए अब ये एग्रीमेंट वैलिड है कि वॉइड? रीजन क्या है फिर? हाँ जी, अब चूंकि ये स्पेसिफिक हेडिंग है हमारे पास तो हम वो स्पेसिफिक हेडिंग लिखेंगे। सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस है इसलिए ये इलीगल है। चाहे तो सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस लिख दे रीजन में, चाहे इलीगल लिख दें, चाहे दोनों लिख दें। दोनों लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज इट इज़ इलीगल बीइंग सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस। सी, अंजुम who knows that Kanwar has stolen goods amounting to ₹500,000 receives 100,000 from Kanwar in consideration of not exposing him. Stifling criminal prosecution। इसमें सबसे अहम लफ्ज क्या है? नॉट। अच्छा, इसमें मुझे दो लग रहे हैं अहम लफ्ज पावर वर्ड, एक स्टोलन वाला जिससे हमें पता और एक नॉट एक्सपोजिंग हिम वाला। तो क्या मुजरिम को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए? प्रोसिक्यूशन। और अगर किसी भी क्रिमिनल को प्रोसिक्यूशन से बचाने का एग्रीमेंट किया जाए वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अभी तो यहाँ तक पूछा, एग्जाम में थोड़ा सा आपको होता है वो इन्हीं फैक्ट्स को लेके आगे चलता है, बढ़ाता है। वो कहता है इसके बाद हुआ क्या कि अंजुम ने पैसे वसूल कर लिए, फिर इसके बाद अंजुम ने स्टिल लोगों को बता दिया कि चोरी कंवर ने की है। अब क्या कंवर जो पैसे दिए हैं कंवर ने अंजुम को, वो पैसे उससे रिकवर करवा सकता है क्या? नहीं करवा। क्यों नहीं करवा सकता? वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट की बेस के ऊपर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, दोनों पार्टीज में से कोई भी एक्शन नहीं ले सकती वॉइड एग्रीमेंट की बेस। जी, पार्ट ए बी सी तीनों क्लियर? जब कभी कोई क्वेश्चन करें रुक के उसका ओवरव्यू ले लिया एंड पे। पहले हमने ये पूरा क्वेश्चन कर लिया। पार्ट 1 में फ्रॉड वाला था, वॉइड। बी में सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस उसने कंसेप्ट टेस्ट किया था, ये भी वॉइड। सी में उसने क्या कंसेप्ट टेस्ट किया था? स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वाला, ये भी वॉइड।
ठीक है, एक दफ़ा क्विक रिव्यू कर लिया करें, ये ज़्यादा बेहतर है, कंसेप्ट हमारे पक्के हो जाते हैं मज़ीद। ठीक है, एक एक करके तो कर लिया, बाद में ओवरव्यू भी कर लेना चाहिए। 32 ये ICAP का पास पेपर का क्वेश्चन है, ऐसा ही है जी। कैसे पता चला आपको? नीचे रेफरेंस दिया हुआ है, कैप 4 है स्प्रिंग 2020, क्वेश्चन नंबर 2 भी ICAP की बुक में भी क्वेश्चन है। कहाँ क्वेश्चन है ICAP की बुक में? चैप्टर नंबर 3 में, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7। नहीं, वाज ए ट्रेजरी मैनेजर। ट्रेजरी मैनेजर क्या होता है? जो कैश को डील करता है। कैशियर वैसे एक लो प्रोफाइल टर्म है, और जो ट्रेजरी मैनेजर है ये हाई प्रोफाइल टर्म है। लेकिन बहरहाल ट्रेजरी मैनेजर का काम यही होता है कि कंपनी के एसेट्स वगैरह की, खासतौर पे कैश की मैनेजमेंट करना, डील करना। Naim was treasury manager in Rahil Associates. Naim robbed rupees 100,000 cash from the business. बिजनेस से 1 लाख लूट के ले गया। Rahil, the owner of the business, instituted legal proceeding. Instituted means started legal proceedings against Naim. Naim agreed to return the cash and Rahil agreed to withdraw the proceeding against him. अब वो जो चोर चोरी करके भागा था, उसने कहा ठीक है मैं आपका चोरी का माल वापस कर देता हूं, शर्त यह है कि मैं आपको चोरी का सामान वापस करूंगा, आपने मेरे खिलाफ जो लीगल केस फाइल किया है वो वापस ले लीजिए। दोनों एग्री हो गए। क्या ये हिसाब किताब बराबर हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो क्रिमिनल है उसको सजा मिलनी चाहिए। कह रहा है नईम फुलफिल्ड हिज पार्ट ऑफ द प्रॉमिस, यानी नईम ने पैसे वापस कर दिए। क्या अब राहील के ऊपर लायबिलिटी है कि वो केस वापस ले? क्यों? एग्री तो किया था उसने। एग्रीमेंट वॉइड था। एग्रीमेंट क्यों वॉइड था? क्यों वॉइड था? क्यों वॉइड था एग्रीमेंट? राहील ने जो एग्रीमेंट किया नईम के साथ वो क्यों वॉइड था? क्योंकि वो क्रिमिनल था, चोरी की थी, और क्रिमिनल मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड। अगर उसे हम बचाने का एग्रीमेंट करते हैं तो वो क्या होगा? वॉइड। भाई क्लियर? ये एक्सप्लेन वेदर राहील इज बाउंड टू विड्रॉ द प्रोसीडिंग अगेंस्ट नईम। नो। ठीक, आगे चले जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट 33 Asif stole cash and merchandise from ABC store. Basit, the owner of store, initiated legal proceeding against him. Asif contacted Basit with an offer to return the stolen cash and merchandise if Basit withdraws the suit. Basit accepted the offer. Is this a valid agreement? Discuss. ये वही केस है जो भी थोड़ी देर पहले हमने किया, सिर्फ उसने नाम चेंज कर दिए, बाकी वही केस है। क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है इस सेशन में? नहीं क्रिएट होता जी। देखिए इसके मार्क्स 2 है, इसके प्रेजेंटेशन मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा अर्ज की है, वो मैंने भी आपको सिखानी है मेरे भाई। अभी सिर्फ क्वेश्चन का एनालिटिकल, अभी आपको एनालिटिकल स्किल सिखा रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को पढ़ के सही नतीजे पे पहुँच जाए। प्रेजेंट कैसे करना है वो मैंने आपको नेक्स्ट वीक के लेक्चर में सिखाना है। 33 में कोई प्रॉब्लम? चलिए अब 34, ये हमने कल कंसेप्ट स्टडी किया था, जिसमें अच्छा इस कंसेप्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें खास बात क्या होगी भला? कि इनमें आपको एक सिंगल एग्रीमेंट नजर नहीं आएगा, उसके डिफरेंट ब्रांचेस नजर आएंगी। आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे एक से ज्यादा चीजों का एग्रीमेंट हो रहा है, यानी एक मल्टीपल या एक कॉम्बो स्टाइल एग्रीमेंट होगा। ठीक है, जिसमें कुछ हिस्सा लीगल और कुछ हिस्सा इलीगल होगा। जब कभी एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ काम लीगल और कुछ इलीगल हो, समझ लीजिए कि ये कंसेप्ट टेस्ट कर रहा है आपसे। ठीक है, ये कल आपने समझ लिया था। ठीक है, तो क्या जब एक कॉन्ट्रैक्ट पूरे तरीके से इलीगल है तो वाइड, पूरे तरीके से लीगल है वैलिड। अच्छा, पार्शली लीगल और पार्शली इलीगल में क्या कंसेप्ट है? अगर सेपरेट हो सकते हैं तो लीगल वाला वैलिड, इलीगल वाला वाइड, और अगर सेपरेट नहीं हो सकते
सारे का सारा वाइड। अच्छा इसकी एग्जांपल्स देते हैं। अगर अल्टरनेटिव प्रोमिसेस है, अल्टरनेटिव का मतलब यहाँ तो ये काम करना है जो लीगल या इलीगल, तो उस सूरत लीगल वाला वैलिड, इलीगल वाला वैलिड। और अगर डिपेंडेंट प्रोमिसेस का मतलब है पहले एक करना है फिर दूसरा करना है, यानी दूसरा डिपेंड कर रहा है पहले पे, उसमें क्या रूलिंग है लॉ की? अगर पहले वाला लीगल और दूसरे वाला इलीगल तो लीगल वैलिड, इलीगल वाइड। और अब गौर से बताइएगा, पहले वाला इलीगल दूसरे वाला लीगल, वो वाइड। क्लियर भाई? ये कल हमने सीखा था ना, पढ़ के आए हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 34, कमेंट ऑन एनफोर्सेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स। पार्ट ए, आजम प्रॉमिसेस टू सुपरवाइज ऑन बिहाफ ऑफ बाबर। ये ठीक है, या लाइट ऑफ कर दे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ऑफ हो सकती है फ्रंट ऑफ, ठीक है। चलो, आजम प्रॉमिसेस टू सुपरवाइज on behalf of Babar a legal manufacture of mango and an illegal traffic in other articles। ठीक है, अब जाहिर है फ्रूट्स की सेल परचेज करना इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दूसरी इलीगल ट्रैफिक में भी डील करे। ट्रैफिक मीन्स कोई ऐसी प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन में डील कर रहा है जो कि इलीगल है, लीगल भी काम कर रहा है, इलीगल भी। फिर क्या हुआ कहानी में? बाबर promises to pay to आजम a salary of ₹30,000 a month। बाबर ने आजम से कहा तुम निगरानी करो, सुपरवाइज करो मेरे काम की, महीने का 30,000 मिलेगा। निगरानी किस चीज की करनी है? लीगल की भी इलीगल की भी। क्या वैलिड है? क्यों वैलिड नहीं है भाई? दोनों के इकट्ठे पैसे एग्री हुए 30,000। क्या आप 30,000 में से बता सकते हैं कि जो लीगल मैंगो वाला हिस्सा है वो कौन सा है और इलीगल वाला कौन सा है? क्या सेपरेट कर सकते हैं? 30 में से 10 इसका है, 20 इसका है, 15 इसका, 15 इसका, 12 इसका, 18 इसका, नहीं कर सकते। तो जब सेपरेट नहीं कर सकते तो क्या होगा? सारे का सारा एग्रीमेंट वाइड। अगर ये सारा महीना काम करता रहा है तो एंड पे क्या इसको पैसे मिलेंगे? वो कहेगा ना करके मेरे को जो मैंने मैंगो वाले सुपरवाइज करता ना उसके ही पैसे दे दो, आधे पैसे। लीगली से वो भी नहीं मिलेंगे क्योंकि ये एग्रीमेंट पूरे का पूरा ही वाइड है। ये एग्रीमेंट के आधे पैसे मिल जाने चाहिए एंड पे। हालांकि हलाल काम भी कर रहा है, हलाल में हराम मिक्स कर दें और फिर क्या ये लो आधा, नहीं है सारा ही हो गया ना फिर। तो इसीलिए लॉ ने कहा लीगल के साथ इलीगल मिक्स, सारा इलीगल, कोई इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। बात समझ आ गई? Part B, Azam and Babar agreed that Azam shall sell Babar a house for ₹10 million, but that, अच्छा यहां तक कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको? ये तो लीगल है, घरों की सेल पर से गैर कानूनी थोड़ी है। कह रहे बट इफ बाबर uses it as a gambling house he shall pay ₹50 million for it। अगर गैम्बलिंग के लिए, वैसे तो कह रहा है 10 मिलियन और गैम्बलिंग के लिए यूज किया तो 50 मिलियन। अब यहां पे उसने आधी बात बताई है, आधी बात वो केस स्टडी में बताता है बाद में कि जब ये एग्रीमेंट हो गया उसके बाद उस पार्टी ने कहा ठीक है हमने तो रहाइश के लिए घर लिया, एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद उस पार्टी ने जिसने घर बाय किया था गैम्बलिंग शुरू कर दी। जब इसने कहा मुझे बाकी का 40 मिलियन भी दो, क्योंकि गैम्बलिंग में तो 50 मिलियन कंसिडरेशन तय हुई थी, बाकी का 40 मिलियन भी दो। इसने कहा 40 मिलियन नहीं दूंगा। तो पहले पार्टी ने कोर्ट में जाके कहा सर मुझे मेरा घर वापस दिलवाएं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाएं, या तो मुझे 40 मिलियन इससे दिलवाएं, ये 40 मिलियन नहीं देता ना तो ये ट्रांजैक्शन खत्म करके मुझे घर वापस दिलवाएं। बताइए इसे 40 मिलियन मिलेंगे सेलर को, ओनर को जिसने बेच दिया घर, या कि घर वापस होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्ट्स हैं, एक सेल ऑफ हाउस और फिर उसके बाद गैम्बलिंग। अच्छा बताइए पहले कौन सा काम होगा? पहले गैम्बलिंग के सेल ऑफ हाउस, पहले सेल ऑफ हाउस फिर गैम्बलिंग। तो बताइए क्या इसमें कौन सा रूल लगेगा? पहले वाला लीगल, बाद वाला इलीगल, पूरा कॉन्ट्रैक्ट फॉरग नहीं, पहले वाला वैलिड, दूसरे वाला वाइड। शाबाश, क्लियर जी? पार्ट आगे चलते हैं सी की तरफ।
Akram and Wasim agree that Akram shall pay Wasim rupees 1000, for which Wasim shall afterward deliver to Akram either rice or smuggled opium. या तो राइस या अफीम, स्मगलिंग करके अफीम, ठीक है, स्मगलिंग करके अफीम या राइस। अब बताइए क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? ये राइस के लिए वैलिड है, ये अल्टरनेट है कि डिपेंडेंट है? ये अल्टरनेट है, राइस के लिए वैलिड है और अफीम ओपियम के लिए वॉइड है। क्लियर? अच्छा, इस एग्रीमेंट में सी में एक चेंज कीजिए जिससे ये पूरे का पूरा वाइड हो जाए। हाँ जी, एंड अगर आप दरमियान में एंड लगा देते हैं राइस एंड स्मगल्ड ओपियम तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि अब ये सेपरेट हो जाएगा। अच्छा फिर बताइए, अगर इसमें मैं थोड़ा सा मजीद चेंज करता हूं, मैं कहता हूं एग्रीमेंट हुआ अकरम शल पे रुपीज 1000 फॉर राइस एंड 2000 फॉर स्मगल्ड ओपियम। एंड आ गया, अब ये ज़हन में रखिएगा, 1000 फॉर राइस 2000 फॉर ओपियम। अब बताइए वैलिड के वाइड? राइस वाला वैलिड, 1000 फॉर राइस वाला वैलिड, 2000 फॉर स्मगल्ड ओपियम वाला वाइड। क्यों? इसमें भी तो एंड आ रहा है, इसको सेपरेट किया जा सकता है। शाह उसने सेपरेट कंसीडरेशन दे दी ना, इसका मतलब है दोनों कॉन्ट्रैक्ट से दोनों एग्रीमेंट इंडिपेंडेंटली परफॉर्म हो सकते हैं। तो लॉ कहता है ठीक है, इसमें लीगल वाले को करो, इसमें क्या कबाहत है, इलीगल वाले को नहीं करना। जी 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 हाँ जी, ठीक है सर, इसमें ये भी तो हो सकता है कि इलीगल पार्ट जो है वो सेपरेट हो सकता है, तो उस बेसिस पे तो कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए वो तो हमारा जनरल रूल है, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर किसी भी एक केस के ऊपर आपको लगे कि दो प्रोविजंस अप्लाई हो रही हैं, आगे चल के, अभी तो चूंकि आपने लॉ शुरू किया ना, 1-2 चैप्टर पढ़े हैं, तो आपके पास कंसेप्ट ही अभी कम है। लॉ के कंसेप्ट हैं जरूर, लेकिन कंसेप्ट अभी कम। जब आहिस्ता आहिस्ता कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे, कंसेप्ट ज़्यादा होते जाएंगे, फिर एक सिचुएशन के ऊपर आपको जितने ज़्यादा कंसेप्ट सीखते जाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम सामने आती जाएगी। क्या कि एक ही केस स्टडी के ऊपर आपको लगेगा ये कंसेप्ट भी अप्लाई होता है, ये भी अप्लाई होता है। दो तो कुछ केस स्टडीज ऐसी हैं, सारी नहीं, कुछ केस स्टडीज ऐसी हैं, चंद एक समझ लीजिए 15 से 20%, बल्कि ये भी शायद ज़्यादा, 10 से 15%, 10 से 15% केस स्टडीज ऐसी हैं जिनमें आपको लगता है कि इस सिचुएशन में दो प्रोविजंस अप्लाई हो रही हैं, दो कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। और ये अभी आपको ये प्रॉब्लम इतना नहीं फेस करना पड़ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे कंसेप्ट ज़्यादा होते जाएंगे ना, आपका विजन आपके ब्रॉड होते जाएंगे, तो आप ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, दो सिचुएशन सामने आ जाएंगे। इस विषय में मैंने क्या बताया, क्या करना है आपने? हाँ, पहली चीज तो ये तसल्ली रखिएगा कि दोनों रास्तों में से जिस मर्जी रास्ते पे चलें मंजिल एक पे ही पहुंचेंगे। जो लेफ्ट वे में जाए ऑप्शन आपको अगर कह रही है वैलिड, तो राइट भी कहेगी वैलिड। पहला कंसेप्ट कहेगा वाइड तो दूसरा कंसेप्ट भी कहेगा वाइड, ये पक्का, ये पक्का। हाँ, अब आपने एग्जाम में लिखना कौन सा है, ये डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर ज्यादा मुतमिन है। थोड़ा सा सोच लें, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 पे, दोनों ठीक है, 1 पे मुतमिन है 1 के साथ सॉल्व कर लें, 2 पे मुतमिन है 2 के साथ सॉल्व कर लें। और अगर टाइम हो तो प्रेफर्ड नहीं है लेकिन अलाउड है। प्रेफर्ड, अब जो बात करने जा रहा हूं ये प्रेफर्ड नहीं है लेकिन अलाउड है कि अगर दोनों को ही डिस्कस करना चाहें तो दोनों को ही कर दें। ठीक है, फिलहाल जी क्लियर हो गई ये बात? अगर ये स्मगल्ड का मतलब अफीम का मतलब अफीम वैसे ही वही लीगली समझा जाता है। हाँ जी बिल्कुल भाई, आगे चलें। नेक्स्ट हमारा क्या, चले अब यहाँ पे पार्ट, इस हिस्से को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, इसके बाद हम अपने पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पॉज कीजिएगा।